ई वेबिनार सीरीज 80 श्रृंखला में आज का विषय जो है गैर गंभीर मामलों में कोविड-19 के मैनेजमेंट के विषय पर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 इज अ वेरी difficult phase. We are facing very difficult phase. We are in isolation. हम लोग जो इतने भी हैं, अभी हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं और लॉकडाउन में बहुत सारे लोग घर पे बैठे बैठे कुछ आइसोलेशन फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो उसी के संबंध में आज कोविड-19 से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके विषय में आज उसका मैनेजमेंट के रूप में हमारे बीच स्पीकर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज्यादा समय न लेते हुए आई वुड लाइक टू वेलकम आवर डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु दास सर, हु इज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विजुअल डिसेबिलिटी देहरादून। I would also like to welcome our chief speaker of the webinar, Sri Jitendra Gautam ji, District Coordinator, Samagra Shiksha Abhiyan, Kushinagar. My warm welcome to Dr. Richa Tripathi, ma'am, who is Assistant Professor of Psychiatry Department of AIIMS Gorakhpur. I would also welcome our speaker, Sri Rajesh Kumar sir, AP Clinical Psychology, CRC Gorakhpur. And all team members of CRC who is continuously giving the effort of the webinar in the form of digital platform, because nowadays COVID-19 has a very difficult phase. In that phase हम लोग पार्टिसिपेंट्स जो भी दिव्यांगजन हैं, पार्टिसिपेंट्स प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि आज के इस वेबिनार का सभी पेरेंट्स, पार्टिसिपेंट, प्रोफेशनल इसका लाभ उठाएं। सो आई वुड लाइक टू वेलकम आवर स्पीकर्स Jitendra Gautam ji if he joined it. So kindly welcome, and also welcome to our Dr. Richa Tripathi, Assistant Professor Psychiatry Department, AIIMS Gorakhpur. Please, sir. Sri Jitendra Gautam sir. थैंक यू सर। जितेंद्र गौतम जी। जितेंद्र गौतम सर, यदि जुड़े हो तो अपनी आईडी थोड़ा ओपन करें सर। हाँ, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। यस सर। हाँ, मैं जितेंद्र कुमार गौतम। या वेलकम सर। या प्लीज सर। जिला समन्वय कुशीनगर। सर आप सभी जुड़े हुए साथियों को गुड इवनिंग। आज जैसा कि आप अवगत है कि कोविड-19 के जागरूकता के संबंध में वेबिनार के माध्यम से मीटिंग रखी गई है और हम लोग इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और साथ ही हमारे लगभग विश्व के 70 देशों में ये बीमारी गंभीर रूप से पांव पसार चुका है। इसके बचाव और सुरक्षा संबंधी जानकारी के लिए ही हम लोग ये मीटिंग रखे हैं और हमारे और भी डॉक्टर साहब और अन्य वरिष्ठ विशेषज्ञ लोग जो इसके बारे में गंभीरता से जानकारी देंगे और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और हम लोग इस जानकारी को प्राप्त करेंगे और जागरूक होंगे। जागरूक होने के साथ साथ हम अपने अगल बगल, आसपास और भी सगे संबंधियों को आप लोगों से जो जानकारी प्राप्त होगी उससे अवगत करा के उनको भी जागरूक किया जाएगा। और हम इतना ही कहेंगे, जैसा कि सरकार का गाइडलाइन जो है कोविड-19 का, उस गाइडलाइन के अनुसार हम सभी लोग चलें, मास्क हमेशा सदैव लगाएं, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, साफ सफाई विशेष ध्यान दें और पौष्टिक और विटामिन और प्रोटीन संबंधी ही भोजन, ताजा भोजन ग्रहण करें और साथ ही हम लोग गर्म पानी का सेवन करें, जिससे कि इस गंभीर बीमारी से बचाव किया जा सके। जैसा कि हम देख रहे हैं अपने अगल बगल और भी तमाम साथियों को जो हमारे बहुत ही खास थे और बहुत कम उम्र में इस बीमारी के शिकार हुए और
उनका स्वर्गवास हो गया, असामयिक स्वर्गवास हो गया, जिससे बड़ा दुख भी हुआ। हमारे कई जानने पहचानने वाले और आप लोगों के भी जानने पहचानने वालों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाए, और पालन करते हुए हम दूसरे को भी जागरूक करें और इसके बारे में जानकारी दें। धन्यवाद। आप सभी साथियों का इस ग्रुप में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और हम आगे जो हमसे श्रेष्ठ और विशेष वरिष्ठ विशेषज्ञ जो हैं उनसे हम चाहेंगे कि अपना इस कोविड-19 के बारे में जानकारी दें। नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आगे की तरफ अग्रसर है। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय राजेश कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी सीआरसी गोरखपुर को। सर अपने सुदीर्घ अनुभव का लाभ हम सभी के बीच साझा करें जिससे हम लाभान्वित हो सके। आदरणीय राजेश कुमार जी। नगर और भारत देश के विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए एनजीओज के प्रतिनिधिगण, प्रशिक्षु अध्यापकगण और वरिष्ठ पुनर्वास व्यवसायिकगण, मौजूदा परिस्थिति में भारत देश कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के दूसरे फेज से गुजर रहा है। यह एक कठिन परिस्थिति है। इस परिस्थिति में बहुत सारे मामले निकल करके आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न प्रकार की सरकारी एजेंसियां, विभिन्न प्रकार के सरकारी संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर आम जनता के बीच जन जागरूकता के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं, पहुंचा रहे हैं कि इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं और किस तरीके से हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कोविड-19 से संबंधित कुछ सामान्य नियम हैं जिनका प्रयोग करते हुए हम आप लोग अपने आप के जीवन को, अपने घर परिवार के जीवन को और पास पड़ोस समुदाय के जीवन को बचा सकते हैं और एक तरीके से कोरोना की ये जो लड़ाई देश लड़ रहा है इसमें एक दूसरे को संबल भी प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक दूरी का पालन करना कोरोना को एक तरीके से हराने में काफी कारगर होगा। सामाजिक दूरी का पालन करते समय हमको आप सभी को भीड़ से बिल्कुल बाहर रहना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना है। ऐसी परिस्थिति में देश के कई राज्यों में वर्तमान समय में लॉकडाउन जैसी परिस्थिति चल रही है। कारण यही है कि लोग सामाजिक दूरी का पालन करें और कोविड-19 का जो प्रसार हो रहा है, जो लोगों में ट्रांसमिशन हो रहा है, उस कड़ी को ब्रेक करने के लिए इस तरीके की परिस्थिति को अपनाया गया है। और एक तरीके से दूसरी अगर हम नियम की बात करें, दूसरे नियम की बात करें तो उसमें एकांतवास है। एकांतवास का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें किसी भी प्रकार का कोविड-19 का लक्षण नहीं है लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि वो संक्रमित हैं या उनको किसी प्रकार का कोविड-19 का एक तरीके से इन्फेक्शन लग गया है, ऐसा उनकी मन स्थिति अपने आप में उधेड़-बुन में लगी हुई है, जो दूसरे में संक्रमण फैलाने का एक कारण हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में वो लोग खुद को क्वारंटाइन कर सकते हैं, एकांतवास में रख सकते हैं, जिससे इस कोविड-19 की चेन को तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा और भी अगर हम नियमों की बात करें तो इसमें एक रिवर्स क्वारंटाइन की बात हम लोग करते हैं। वो रिवर्स क्वारंटाइन जो होता है
वो घर में जो बुजुर्ग या वरिष्ठ सदस्य होते हैं, जो उम्रदराज लोग होते हैं, उनके लिए घर के भीतर में ही उनके लिए एक अलग जगह हम निर्धारित करते हैं और उनको संक्रमण से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और कोशिश अगर अच्छे तरीके से की जाए तो हम उसमें कामयाब भी होते हैं और एक तरीके से उसको कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचा सकते हैं। अन्य अगर नियमों की बात करें तो हम आइसोलेशन की बात करते हैं, अलगाव की बात करते हैं। ऐसे में हम ऐसे व्यक्ति जो पर्टिकुलर एक तरीके से आइडेंटिफाइड हो चुके हैं कि वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम उन बच्चों, उन लोगों को, उन व्यक्तियों को इस संचारी रोग यानी कि ट्रांसमिशन वाले रोग के प्रसार को चेन को तोड़ने के लिए उनको अलग से हम आइसोलेट करते हैं। उनको एक जगह एकांतवास में उनके रहने खाने का हम प्रबंध करते हैं, जिससे कि वो आम लोगों के संपर्क में अपने आप को संपर्क स्थापित ना कर पाए और जो भी इन्फेक्शन या संक्रमण उनको है उस संक्रमण को वहीं पे समाप्त किया जा सके। अलगाववास और एकांतवास में बिल्कुल हमको अंतर समझना चाहिए। एकांतवास उन व्यक्तियों के लिए होता है जो वास्तव में बीमार नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि उनको ये संक्रमण है। वो अगर अपने आप को लोगों की कनेक्टिविटी से दूर होने की दिशा में काम करते हैं तो वो एकांतवास माना जाएगा। और अलगाव यानी कि आइसोलेशन की अगर जहां पे हम कंफर्म्ड हो जाते हैं कि जहां पर एक तरीके से कंफर्म हो जाते हैं कि वो पॉजिटिव हैं और उनको एक तरीके से जो 14 से 21 दिन का सरकार द्वारा निर्धारित, WHO द्वारा जो निर्धारित समय है वो समय पूरा करना है वहां पे। और साथ ही साथ इसके अलावा ऐसी परिस्थिति में जब हम देखते हैं कि जो गैर गंभीर स्तर के मामले हैं, एज अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम बातचीत करें, आप सभी के साथ इस मुद्दे पर अगर हम चिंतन करें, एक तार्किक जो है ई वेबिनार के जरिए अपनी बातों को रखने की अगर हम कोशिश करें, तो जो ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं वो गंभीर मनस्थिति के दौर से गुजर रहे हैं। उनका जो चिंतन है एक तरीके से कहीं ना कहीं नकारात्मक होता जा रहा है। उनकी नकारात्मकता को कम करने के लिए, यानी कि उनके जो एक तरीके से स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए जो कि उनके शारीरिक और मानसिक स्तर को एक तरीके से सामान्य से हट करके परिलक्षित कर रहा है, उसको सही करने की दिशा में हम उनके साथ कुछ अन्य चीजों के साथ जोड़ सकते हैं। वो अन्य चीजें जो हमारी हो सकती हैं उसके लिए हम उन लोगों के साथ अच्छे से सामाजिक दूरी या शारीरिक दूरी का पालन करते हुए उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। और साथ ही साथ WHO या भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो सलाह दी गई है उसके अनुसार हम उन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, उन व्यक्तियों के साथ जुड़ सकते हैं। उनकी खुद की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ावा देने के लिए हम विभिन्न प्रकार के उनके लिए जो आहार होते हैं, जो एक तरीके से जो हम खान पान में अपने शामिल करते हैं, उनको अच्छे तरीके से उपलब्ध करा करके उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जब तनाव व्यक्ति के पास होता है तो वो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों से गुजरने लग जाता है। तो वैसी परिस्थिति में यदि हम कहें तो अगर संकट के दौरान व्यक्ति है, उसको कोविड पॉजिटिव है, तो तनावग्रस्त होना या भ्रमित या डरा हुआ या क्रोधित महसूस करना एक सामान्य सी प्रक्रिया हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हम यही सलाह दे सकते हैं कि वो अपने मित्रों और पारिवारिक सदस्यों के संपर्क में अपने आप को बनाए रखे और उन लोगों से बातचीत करे जिन लोगों पर उसका गहरा अगाध विश्वास हो। और अगर उन लोगों से वो अपनी समस्या को साझा करेगा टेलीफोनिक के जरिए, मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, तो जाहिर तौर पर वहां पर उसको मदद मिल सकती है, उसके माइंड को डाइवर्ट किया जा सकता है। और दूसरी जो चीजें हमने बताई कि उसका जो आहार सिस्टम है, उसका जो भोजन है, जिससे उसको एक तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने में मदद मिल सकती है, तो वैसी परिस्थिति में हम उसको सलाह दे सकते हैं कि वह अपनी स्वस्थ जीवन शैली को अपनाए तथा प्रियजनों के साथ एक तरीके से सामाजिक संपर्क स्थापित करते हुए दूरस्थ माध्यमों से संपर्क में बने रहे। ऐसी परिस्थिति में काफी मदद मिलेगी। कई बार ये होता है कि जब लोग इस तरीके की भावनाओं वाले संकट में होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के नशीली चीजों का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं या एक तरीके से तंबाकू, पान मसाला खाने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, तो इस प्रकार की चीजों से बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में आपको परहेज करना है। अगर हम ऐसा कर पाने में एक तरीके से
सक्षम हैं या एक तरीके से इस गतिविधि को क्रियान्वित कर पाने में अपने आप को अस्थायी रूप से समर्पण भाव से अगर काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोविड-19 का जो संक्रमण है गैर गंभीर मामलों में, वो काफी हद तक पॉजिटिविटी के साथ व्यक्ति को सही करने की दिशा में काम करेगा। और कई बार ये होता है कि हम विभिन्न प्रकार की वेबसाइट के जरिए, विभिन्न प्रकार की ऐसी न्यूज एजेंसी के जरिए कोविड-19 के बारे में या कोरोना के बारे में अननेसेसरी जानकारियों को या समाचारों को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे मन में घबराहट पैदा होती है। तो कोविड-19 से संबंधित अगर कोई जानकारी हमको चाहिए, तो जो विश्वसनीय वेबसाइट है विभिन्न प्रकार की, जैसे WHO की वेबसाइट हो गई या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की हो गई, तो इस प्रकार की विश्वसनीय वेबसाइट के जरिए हमको जानकारियों का अद्यतन करना चाहिए, अपडेशन करना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप की मदद कर पाएं और साथ ही साथ जो हमारा जोखिम है, जो हमारा एक तरीके से स्ट्रेस है, उसको हम कम करने में उसकी मदद ले पाएं। कई बार ये होता है कि जो गैर गंभीर मामलों में जो व्यक्ति एक तरीके से आइसोलेट है और उसके परिवार में विभिन्न प्रकार की चिंता करने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिवार के लोग हर समय न्यूज जो चैनल हैं उसको जो है चला करके देख रहे हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की डरावनी और सनसनीखेज खबरें आ रही हैं जो एक तरीके से भ्रामक माहौल को पैदा करती हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति से खुद के लोगों को बचाना चाहिए। और साथ ही साथ ये, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 यानी कि नोवल कोरोना वायरस पिछले साल से देश के साथ या पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। तो पिछले वर्ष के जो हमारे अनुभव हैं, अतीत में जो भी हमने इन अनुभवों का इस्तेमाल किया है और एक तरीके से कुछ न कुछ हम लोगों ने क्रिएटिविटी को किया हुआ है, उन कौशलों का उपयोग वर्तमान परिस्थिति में लागू करने की दिशा में काम करें, जिससे कि हम कुछ बेहतर प्रबंधन कर पाएं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की अगर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, व्यक्ति बार बार दुखी हो जा रहा है या दुखी महसूस कर रहा है, तो वैसी परिस्थिति में उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसको परामर्श की आवश्यकता होगी। और आप सभी जानते हैं कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार का जो एक तरीके से इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत जो कार्यरत विभाग है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, वो दिव्यांगजनों के साथ साथ ऐसे सामान्य व्यक्तियों को भी उनके मानसिक स्वास्थ्य की बढ़ोतरी के लिए एक ऐसी हेल्पलाइन का संचालन कर रहा है, जिसका उपयोग आप उस समय कर सकते हैं जब आप व्याकुल महसूस कर रहे हो, जब आप घबराहट या बेचैनी से एक तरीके से अपने आप को पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस हेल्पलाइन का जो मैं जिक्र आप सभी के लिए करने जा रहा हूं, ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए ये हेल्पलाइन भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई है, जो देश के 27 केंद्रों के जरिए और लगभग 81 फ्रंटलाइन ऐसे काउंसलर साइकोलॉजिस्ट के जरिए इसका संचालन किया जा रहा है। इसके जरिए आप जुड़ करके आप एक तरीके से आपकी जो मनोसामाजिक जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर किया जा सके, उसके जो संभावित समाधान है उसको कैसे प्राप्त किया जा सके, उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। ये नंबर एक बार मैं आपको इस वेबिनार के माध्यम से बतलाना चाहूंगा। नंबर है 1800-599-0019, यानी कि 1800-599-0019। और यह हेल्पलाइन वर्तमान समय में लोगों को कोविड-19 से संबंधित, कोविड-19 के बचाव से संबंधित, आइसोलेशन में किस तरीके से आपको कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना है, कौन कौन सी SOPs का ध्यान रखना है, या अगर आप एंजाइटी से गुजर रहे हैं, आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो गया है, तो इन सब सारी चीजों के बारे में यहाँ पर आप आसानी से बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा और भी अगर मैनेजमेंट की मैं बात करूं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग से रिलेटेड है। जो व्यक्ति है जो गैर गंभीर है, यानी कि नॉन सीवियर केस है, कोविड-19 पॉजिटिव है लेकिन वो आइसोलेशन में है, वैसी परिस्थिति में उसको योगा और मेडिटेशन, प्राणायाम इत्यादि सारी चीजों का एक तरीके से अपनी गतिविधि में, अपनी दैनिक दिनचर्या की गतिविधि में इसको शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ वो अगर आइसोलेशन में पड़ा हुआ है, उसका टाइम पास नहीं हो रहा है, तो वैसी परिस्थिति में वो अच्छा म्यूजिक सुन सकता है, जो म्यूजिक उसको ज्यादा पसंद है, जो संगीत उसको ज्यादा पसंद है, अच्छी किताबें पढ़ सकता है, मैगजीन पढ़ सकता है, और साथ ही साथ लोगों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ शारीरिक दूरी का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए वर्चुअल मोड के जरिए बातचीत कर सकता है।
मुझे लगता है कि इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को मुझे विराम देना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हम सबकी आदरणीय डॉक्टर लिसा। आप सहायक प्राध्यापक मनोरोग के पद पर एम्स गोरखपुर में कार्यरत हैं। हम सभी को आपको भी सुनना है, तो मुझे बहुत खुशी होगी मैम को सुनते हुए। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्रिस्ट एम्स गोरखपुर। आपके सुदृढ़ अनुभव का लाभ आज इस वेबिनार के माध्यम से हम सभी को मिल सकेगा। मैम को मैं आमंत्रित करता हूं। आपका हमेशा सहयोग सीआरसी गोरखपुर परिवार को ऐसे घड़ी में, ऐसे समयों पे हमेशा मिलता रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस पूर्वांचल के भूभाग पे से जुड़े बहुत सारे जनपद से पुनर्वास व्यवसायी गण तथा दिव्यांग जन तथा उनके अभिभावक गण को आज आपके माध्यम से जानकारियां सुलभ हो सकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को मैम आ चुके हैं, कार्यक्रम को शुरुआत करें सर। मैम थैंक यू। एम आई ऑडिबल? हेलो? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। एंड द स्लाइड इज आल्सो विजिबल? यस मैम, यस यस। ओके, जी 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 ठीक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैर गंभीर समस्याओं में कोविड-19 का प्रबंधन, जिसको कि हम मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 इन माइल्ड केसेस भी कह सकते हैं। कुछ चीजें जो है वो डॉक्टर राजेश ने ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं, जो कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट थे कोविड-19 मैनेजमेंट के। तो मैं एक जनरल एस्पेक्ट और जनरल जो इंफॉर्मेशन है वही आपको फिर से थोड़े और विस्तृत रूप से बताऊंगी। तो सम थिंग्स आर देयर जो कि सबको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ कोविड-19, हाउ डज इट स्प्रेड, हाउ इज द सीवियरिटी डिफाइंड, when are people with COVID-19 most infectious and how to reduce the spread। तो सबसे पहले हम जो पहला क्वेश्चन है वो ये देखेंगे कि what are the different phases। So there are 3 different phases or stages of COVID-19। जो पहला स्टेज है जिसको कि हम अर्ली इन्फेक्शन कह रहे हैं, जिसमें शरीर में वायरस अभी घुस रहा है। तो ये यूजुअली पहले जो 5 से 7 दिन होते हैं उसमें ये होता है, जिसमें वायरस अपना धीरे धीरे मात्रा बढ़ा रहा होता है। और सेकंड स्टेज जो है वो 5 से लेके 10 दिन तक रहता है, जिसमें लंग का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और तीसरा जो स्टेज होता है वो मोस्टली 10 डेज के बाद ही आता है, जिसमें अगर बॉडी की एडिक्वेट इम्यूनिटी या एंटीबॉडी जो कि हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, अगर वो नहीं आ पाती है तो हमारे जो अंग है उनमें जो अंत अंग है उनमें सूजन आने लगता है और बहुत सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो जो ज्यादातर लोग जो है वो अर्ली इन्फेक्शन स्टेज 1 से ही रिकवरी की तरफ चले जाते हैं। कई लोग स्टेज 2 से भी रिकवरी की तरफ जाते हैं, बट अगर ये एस्केलेट होकर के स्टेज 3 तक पहुंचता है तो मोस्टली ऐसा होता है कि सारे इंटरनल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो आउटकम है वो सभी को पता है कि बहुत ही खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। अब ये समझना जरूरी है कि ये फैलता कैसे है। सबको ये जानकारी है कि ये कोई भी आदमी अगर छींकता है या खांसता है तो ड्रॉपलेट एयर में रिलीज होता है और वो ही ड्रॉपलेट अगर जो है वो दूसरे आदमी इनहेल करता है या अंदर लेता है तब ये जो बीमारी है वो फैलती है। सबसे ज्यादा चांसेस जो फैलने के होते हैं वो उन व्यक्तियों से होते हैं जिनको कोविड-19 अभी शुरू हुआ है, मतलब उनको खुद भी नहीं पता है कि उनको बीमारी शुरू हो गई है, उनमें अभी लक्षण नहीं आए हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा बीमारी उन्हीं से फैलती है। लगभग 50% जो कोविड का बीमारी फैल रहा है वो इन्हीं लोगों से फैलता है। जिनमें लक्षण होते हैं उनमें भी बीमारी फैलाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एनवायरमेंटल मतलब कि जो कुछ सतहों पे, जैसे कि अगर किसी आदमी ने कहीं कोविड पॉजिटिव ने कहीं छींका या खांसा और कुछ एयर ड्रॉपलेट किसी सतह पे हैं, जैसे कि पेपर्स पे, टेबल पे, और किसी ने वहां पे हाथ लगा करके वापस अपने नाक, मुंह में, चेहरे पे हाथ लगाया तो उससे भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। कुछ इन्फेक्शन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल से भी हो सकता है।
तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि कोविड-19 फैलता है। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है माइल्ड कोविड। तो जो सीवियरिटी है वो कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, वो कुछ हमारे मेडिकल आंकड़े हैं जिनके थ्रू हम सीवियरिटी डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें कि आपकी सांस लेने की जो गति है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन है, एक सी रिएक्टिव प्रोटीन हमारे शरीर में होता है जो कि जब कभी शरीर में सूजन होती है या कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और एक आजकल सीटी वैल्यू भी इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि एक हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन जब चेस्ट का होता है तो उसमें कुछ स्कोर्स निकलते हैं, उनको जोड़ करके हम आजकल सीवियरिटी डिफाइन कर रहे हैं। तो जो माइल्ड है उसमें क्या होगा कि सांस की गति यूजुअली नॉर्मल होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बट मोस्टली नॉर्मल होता है, सीआरपी की जो वैल्यू है वो काफी कम होती है और सीटी वैल्यू भी काफी कम होती है। अब चूंकि हम आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो कोविड-19 इन्फेक्टेड पीपल हैं वो सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस कब होते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जो सिम्टम जब आते हैं, पहला सिम्टम कोई भी हो, सूखी खांसी हो या गले में दर्द हो रहा हो या फिर बुखार शुरू हो, उसके 1-2 दिन पहले होते हैं। फिर जो उसके बाद के जो 7 दिन है उसमें धीरे धीरे जो इन्फेक्टिव रेट है वो कम होती जाती है और 7 डेज के बाद में ऑलमोस्ट ये निल होता है। तो ये जो पीरियड है कि आपका पहला लक्षण जब शुरू हुआ उसके 2 दिन पहले, तो किसी को यूजुअली पता नहीं रहता है, उसको हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू ही कर सकते हैं कि उन 2 दिनों में। अदरवाइज जब सिम्टम आ गए हैं तो नेक्स्ट जो 7 डेज है वो बहुत क्रुशियल होते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाने का खतरा होता है। तो उसमें जो भी पॉजिटिव हैं, जिनको पता है वो पॉजिटिव हो गए हैं, वो खुद ही आइसोलेशन में रहें ताकि उनके परिवार वालों को ये बीमारी ना फैले। अब है कि हाउ टू रिड्यूस द स्प्रेड, जो ये संक्रमण फैल रहा है उसको कैसे। तो कुछ चीजें डॉक्टर राजेश ने ऑलरेडी बताई हैं और कुछ चीजें हम सबको ही पता है, जैसे कि को मास्क पहनना है, सार्वजनिक स्थलों पे मास्क पहनना है, बार बार हाथ धोना है, 20 सेकेंड तक साबुन से धोना है, या फिर आप अगर सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो उसको फ्रिक्वेंटली यूज करते रहना है। जो भी मोर देन 60 ईयर्स और लेस देन 5 ईयर्स है उनमें संक्रमण का खतरा ज्यादा है क्योंकि इम्यूनिटी उनकी काफी कम होती है। तो ऐसे बच्चों से और बूढ़ों से खास तौर से अगर आपको संक्रमण है तो दूर रहना है। जिनको कुछ बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटी जिसको कहते हैं, कहीं डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कोई ऐसी दवाएं कोई ले रहा है जिससे इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, तो उन सब लोगों को भी खास तौर से इसमें ध्यान रखने का जरूरत है कि उनको मोस्टली जो है वो घर के अंदर ही रहना है। जो आपके घर की जो सतहें हैं जो आप बार बार यूज कर रहे हैं, जैसे कि डोर का हैंडल हो, आपका टेबल हो या कोई भी बार बार आप अंदर बाहर जिस रास्ते जा रहे हैं वहां बार बार पोछा लगाना, उन जगहों को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब भी आप बाहर रहे तो जो 6 फीट या 2 गज का डिस्टेंस बोल रहे हैं, 2 यार्ड्स का डिस्टेंस, वो बिल्कुल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। गैदरिंग अभी मोस्टली अवॉइड करें। कोई घर में अगर मिलने आ रहा है तो मना कर दें, कोई बीमार है तो उससे अभी नहीं मिले अनलेस की और कोई तरीका नहीं है कि आपको आप ही को हेल्प करनी है, देन ओनली यू शुड गो आउट। अदरवाइज मोस्टली यही कोशिश करें कि बीमार व्यक्ति से ना मिले। अगर आप अभी जो आप क्लोज्ड जो एटमॉस्फेयर होते हैं, जैसे कि जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एसी है, मॉल है या ऑफिस है या वर्क प्लेस है, अगर मॉल वगैरह में जाना अभी बंद ही है, वैसे भी अवॉइड करें। बट ऑफिस में अगर बहुत कंपल्सरी है तभी जाए, अदरवाइज वर्क फ्रॉम होम ही ऑप्ट करें, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में वायरस सर्कुलेट होता रहता है और बहुत सारे लोगों को संक्रमण का खतरा रहता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम सबको पता है, बट हम सबको ध्यान में रखनी है कि अगर हम ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो हम संक्रमण को बिल्कुल कम कर सकते हैं। वैसे तो हम सभी अभी मास्क लगा रहे हैं, बट जब मैं ओपीडी में बैठती थी तो मुझे अक्सर ये दिखाई देता था कि बहुत कम ही लोग हैं जो मास्क सही से लगा रहे हैं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे मास्क को यूज करें, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से लगा रहे हैं तो आप अपने लिए संक्रमण को और बढ़ा रहे हैं, साथ ही दूसरों के लिए भी। तो मास्क पहनने में आपको ये ध्यान देना है कि आप जो इलास्टिक बैंड्स हैं उसको कान के पीछे की तरफ ले जाएं, और अगर बांधने वाला यूज कर रहे हैं तो आपको
एक जो उसका हिस्सा है वो सर के पीछे होना चाहिए और एकदम सर के निचले हिस्से पे होना चाहिए। इस तरह से आपको मास्क पहनना है। फेस मास्क पहनते समय आपको ये काम नहीं करने हैं, जैसे कि आपको नाक के नीचे नहीं लेना है, गले में नहीं लेना है मास्क को, उसकी एक डोरी लटकती हुई नहीं होना चाहिए, बार बार आपको अपने मास्क को हाथ से नहीं छूना है, सर के ऊपर नहीं लगाना है, गले में नहीं लटकाना है और ना ही जो है वो हाथ में लेकर के या कोहनी में ऐसे नहीं लेना है। अगर आप मास्क जब उतार रहे हैं तो मास्क उतारने के बाद, उतारते टाइम कभी भी मास्क को पकड़ते टाइम हमेशा इलास्टिक बैंड्स को ही पकड़ना चाहिए। कभी भी जो है मास्क को उसके मेन जो पार्ट है उससे नहीं पकड़ना चाहिए। जब आप मास्क उतार रहे हैं उसके बाद में उसको डस्टबिन, क्लोज डस्टबिन में डालना है। उसके बाद में अपने हाथ को साबुन से या फिर सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना है। अगर आप वॉल वाला मास्क यूज कर रहे हैं, अगर आपके पास और कोई मास्क नहीं है तभी वॉल वाला मास्क यूज करें। अदरवाइज वॉल वाला मास्क जो मोस्टली जो है वो पोल्यूशन के वजह से बचने के लिए होता है, क्योंकि वॉल वाले मास्क में ऐसा होता है कि जो बाहर की जो कुछ चीजें हैं वो आपके नाक में प्रवेश नहीं करेंगे, बट आप जो सांस ले रहे हैं वो बिना फिल्टर हुए मोस्टली बाहर चला जाता है। तो जो वॉल वाला मास्क है वो आपको तो फिर भी थोड़ा बचा रहा है, लेकिन वो दूसरों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आपके पास नहीं है कोई और मास्क तभी वॉल वाला मास्क यूज करें, अदरवाइज आप सिंपल मास्क ही यूज करें, सिंपल N95 ही अभी यूज करें। अगर हम मैनेजमेंट की अब बात करें तो एम्स नई दिल्ली ने अभी 3 मई को एक क्लिनिकल गाइडेंस रिलीज किया है कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए। उसमें उन्होंने बोला है कि अगर हल्की फुल्की डिसीज है, हल्की फुल्की डिसीज का मतलब लक्षण आपके ऐसे हैं कि आपको सूखी खांसी आ रही है या बलगम के साथ में खांसी है या बुखार है, लेकिन आपको सांस की कोई दिक्कत नहीं है, आपको थकान है, आपको वीकनेस फील हो रही है, बट आपको सांस की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका लंग इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं हुआ है, तो उसको हम माइल्ड डिसीज कह रहे हैं। और जो सिवियरिटी का स्कोर मैंने आपको पहले बताया उससे हम सिवियरिटी डिसाइड करके अगर माइल्ड उसको समझ रहे हैं तो ऐसे लोगों को घर में रहना ज्यादा अच्छा है। अभी जो घर में रहना अच्छा है उसके साथ में ट्रीटमेंट जो अभी दिया जा रहा है वो ये है कि उन लोगों को बुखार के लिए पैरासिटामोल लेना है, एक टैबलेट है आइवरमेक्टिन नाम से आती है, वो उनको लेनी है। और अगर उनको सांस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तब घर पे भी ऑक्सीजन दे सकते हैं या स्टेरॉइड भी दे सकते हैं, बट स्टेरॉइड के लिए आपको डॉक्टर से फिर कंसल्ट करना पड़ेगा। जो लोग 60 साल से ऊपर हैं, जिनको कोई हार्ट की बीमारी है, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, पहले से बीमारी हो रखी है लंग की, किडनी की, लिवर की, या फिर बहुत ज्यादा मोटे हैं, उन लोगों को खासा ध्यान रखने का जरूरत है। मतलब अगर आप घर में भी आइसोलेटेड हैं तो भी आपको, अगर ये सारी चीजें हैं तो आपको थोड़ा अपने लिए कॉशियस रहना होगा। अभी एम्स गोरखपुर का जो कोविड-19 होम आइसोलेशन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें भी हम कुछ दवाएं दे रहे हैं, मल्टीविटामिन बोल रहे हैं और पैरासिटामोल बुखार होने पे बोल रहे हैं। इसके अलावा आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, नींद अच्छी लेनी है, पानी अच्छे से पीना है, स्टीम इनहेलेशन करना है, और अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास है तो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते रहना है। इसके अलावा अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम लगती है तो आपको तुरंत डिस्ट्रिक्ट कोविड कंट्रोल सेंटर, बीआरडी मेडिकल कॉलेज या रेलवे हॉस्पिटल पे आपको कांटेक्ट करना है। अब जो मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड केसेस की अभी बात हुई और होम आइसोलेशन की अभी बात हुई कि घर पे हमें अलग रहना है, तो घर पे अलग रहना है, कैसे अलग रहना है, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो वेदांता लखनऊ ने एक बुकलेट रिलीज की है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि आप कैसे जो है वो करें, क्या नहीं करें। तो मैंने ये चीज वहीं से उठाई है, थोड़ा बताना चाहूंगी कि ज्यादातर आप घर में, अगर आप माइल्ड है, माइल्ड केस है, आपको माइल्ड फीवर है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप घर में ही रहें जब तक कि आपको कोई और मेडिकल सैनिटाइजर यूज करना है। अपना जितना भी सामान है, आपका टॉवल है या आप, ये सारी चीजें आपको, ये भी आप है
तो आपको अपने आप को कवर करना है। पहले जैसे हाथ रख के खांसते या छींकते थे, अभी वो नहीं करना है। अभी आपको अपने एल्बो को यूज करना है और उसकी आड़ में आपको ऐसा करना है, खांसना या छींकना है। आपको हमेशा अपना डोर क्लोज रखना है ताकि आप वायरस जो है वो दूसरे कमरों में ना एंटर कर पाए। प्रॉपर वेंटिलेशन घर का रखना है जिससे कि अगर वायरस बाहर निकल भी रहा है एयर ड्रॉपलेट के थ्रू तो वो फ्रेश एयर में डिसॉल्व हो जाए। बाथरूम अगर आपके घर में ऐसा है कि बाथरूम है 2-3 तो आप अलग बाथरूम यूज करने का कोशिश करें। जिन भी सरफेस के कांटेक्ट में आप हैं वहां पे सारी चीजों को सैनिटाइज करना है, जैसे कि टैप हो या रेलिंग हो या आप स्विच जो ऑन ऑफ कर रहे हो उन सब चीजों को सैनिटाइज करना है। और जो आपका फोन है उसको भी आपको प्रॉपरली सैनिटाइज करना है, क्योंकि आप फोन जब भी यूज करते हैं हम तो हमारे कान और गाल से वो सटता है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है दूसरों को, कभी वो कोई टच कर दे तो इसके लिए ये सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। जो भी अगर आप मतलब कैश या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो अगर पॉसिबल है तो अगर किसी कोविड पॉजिटिव ने छुआ है तो उसको 24 आवर्स बाद ही छुएं। अदरवाइज अगर आपको छूना जरूरी है तो उसके बाद में आपको हाथ तुरंत सैनिटाइज करना है। जब भी कोई कमरे में आता है तो आपको मास्क पहन लेना है और मास्क पहनने से पहले भी आपको हाथ धोना है, और जब भी पहनना है हमेशा उसका इलास्टिक बैंड ही यूज करना है। जैसे कि मैंने पहले बोला, आपको मास्क का मेन जो एरिया है उसको बिल्कुल भी फिंगर से टच नहीं करना है। इसके अलावा जैसा डॉक्टर राजेश ने बताया कि प्रॉपर डाइट लेना है, जो पौष्टिक आहार है वो लेना है, विटामिन वगैरह लेने हैं, सब्सटेंस जो कोई भी शराब है, स्मोकिंग है, इन सब चीजों से दूर रहना है और नींद अच्छी लेनी है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब इसमें घबराहट बेचैनी होती है कि पता नहीं क्या होगा आगे, तो उससे नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तनाव होता रहता है। तो ये मैं बताना चाहूंगी कि जब भी हमारे दिमाग में तनाव होता है तब हमारी क्या होती है, उस टाइम इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर ऐसा रहेगा तो जो भी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो जब अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव है पहले तो वो डरे नहीं और तनाव से दूर रहने की कोशिश करें, जिससे कि इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहे। अगर आपको अपने सिम्टम्स के लिए जब आप आइसोलेशन में हैं थोड़ा कॉशियस रहना है, क्योंकि डे 7 तक जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अर्ली फेज है उसमें वायरल अभी रेप्लिकेट कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो 7 दिन तक तो बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है, मोस्टली माइल्ड फीवर या ऐसे ही रहता है। लेकिन उसके बाद में सिम्टम धीरे धीरे अगर सीवियरिटी की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या आपको जो कफ है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, आपका फीवर पैरासिटामोल दिन में 2 बार 3 बार 4 बार लेने से भी कम नहीं हो रहा है, तो आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन अपना नापते भी रहना है और कोई भी सिम्टम आपको सीवियर लगे तुरंत आपको कंसल्ट करना है। परिवार के सदस्यों के लिए भी केमोप्रोफाइलैक्सिस है, जिसको कि हम कहते हैं संक्रमण से बचने के लिए दवा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर घर में कोई एक कोविड पॉजिटिव हो गया है तो उस केस में दूसरे जो घर के सदस्य हैं उनको केमोप्रोफाइलैक्सिस ले लेना चाहिए। मोस्टली आइवरमेक्टिन ही अभी दे रहे हैं केमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए। तो आपको अपने जो भी नियर बाय मेडिकल फैसिलिटी है वहां से इस बारे में डिस्कस करके केमोप्रोफाइलैक्सिस ले लेनी चाहिए। ये तो अभी हमने बात की कि घर में इलाज जब कर रहे हैं तो हमें क्या क्या करना है। दूसरा क्या है कि हमें जब घर में इलाज कर रहे हैं तो क्या नहीं करना है। पहले तो हमको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला कि जब आप स्ट्रेस लेने लगेंगे आपकी इम्यूनिटी कम होने लगेगी और जो बॉडी का एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स होता है, शरीर जो रोगों से लड़ता है, वो चीज कम हो जाएगी। तो इस वजह से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको मेडिकल हेल्प हर तरीके से कोशिश की जा रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है, डॉक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल हेल्प आपको हर तरीके से मिले। पर आपको भी ये ध्यान रखना है कि एज सून एज यू कम टू नो कि आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो आपको पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाना है और ना ही जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, क्योंकि अगर आप यूज करेंगे तो आप दूसरों को भी फैला रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपका पहला सिम्टम जब आ रहा है उसके 2 दिन पहले और नेक्स्ट 5 to 7 डेज तक आपकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आप दूसरों को भी और ज्यादा जो इन्फेक्शन है वो फैला रहे हैं, मतलब कि हम कोविड केसेस को और बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आप तो ठीक होकर निकल जाएं, आप तो मतलब आपको कम ही हो सकता है, आप एसिम्टोमेटिक ही हो, लेकिन अगर आप किसी बुजुर्ग के संपर्क में आ रहे हैं
या किसी ऐसे पर्सन के संपर्क में आ रहे हैं जो कोमॉर्बिड है, तो उसके लिए वो चीज सीवियर हो सकती है। तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में रखना है कि एज सून एज यू कम टू नो कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, या आपको अभी सर्दी बुखार कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले आप जाके टेस्टिंग कराएं और अपने आप को आइसोलेट करें। क्योंकि अभी क्या है कि जिसको भी सर्दी बुखार हो रहा है मोस्ट लाइकली कोविड ही है। तो अभी आपको बिल्कुल इस चीज को फॉलो करना है। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब कोई बीमार पड़ता है तो हम उसको सहारा देते हैं, कि उसको हक करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे ठीक हो जाओगे, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो अगर आपको पता है कि आप बीमार हैं या आपको सर्दी खांसी बुखार हो रहा है तो किसी से हाथ ना मिलाएं, ना ही किसी के गले लगें। आपको जो 6 to 8 फीट का डिस्टेंस है वो मेंटेन रखना है। और आपको रिपीटेडली अपने हैंड वॉश करने हैं, अपने चेहरे पे कोशिश करें कि कम से कम हाथ जाए। और जो आपके रेगुलर यूज के सामान है, डेली यूज के सामान है, वो बिल्कुल अलग कर लें। बेड आपका टॉवेल, आपका जो बर्तन है, आपको जो वाटर यूज कर रहे हैं, बॉटल यूज कर रहे हैं, वो किसी से आपको शेयर नहीं करना है। अभी मैंने बोला ही कि आपके जो भी बुजुर्ग रिश्तेदार हैं उनसे बिल्कुल ना मिलें और किसी को घर में आने ना दें। और जब ऐसा होता है मोस्टली कि 7 to 10 डेज के बाद में फीवर जो है सबसाइड हो जाता है, जब तो लोग खुद से जो है वो अभी क्वारंटाइन को खत्म कर दे रहे हैं, मतलब अपना आइसोलेशन हटा दे रहे हैं और प्रॉपरली घूमने लग रहे हैं घर में। वो चीज ना करें अभी। वैसे डॉक्टर्स के लिए दिल्ली वगैरह में 10 डेज का ही आइसोलेशन बोला गया है, बट अभी जो रिकमेंडेड है वो है 17 डेज का। तो 17 दिन तक आपको आइसोलेटेड रहना है। तो ये चीज बिल्कुल आप फॉलो करें। कब आपको मेडिकल इमरजेंसी में जाने का जरूरत है? आप ऑलरेडी होम आइसोलेशन में हैं और आप ठीक चल रहे थे, अचानक से ऐसा हुआ कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगी या खांसी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल होने लगा, आप कंफ्यूजन फील कर रहे हैं, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, आपको दिन रात में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, आपको कुछ भूल रहा है, इस तरह का भी लक्षण अगर आ रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ रही है, आपके होंठ और चेहरे ब्लू हो रहे हैं, ऐसा इसलिए होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो होंठ नीले पड़ने लगते हैं। आप बिल्कुल ठीक हो गए थे बट अचानक से ऐसा हुआ कि आपका फीवर फिर से वापस आ गया, वो भी हाई ग्रेड फीवर, या आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि कोई सीने पे भारीपन है, या आप ड्राउसी हैं, सोकर जागने या जागे रहने में असमर्थता का मतलब ये है कि आपको हमेशा सुस्ती लगी रह रही है, आप बहुत ज्यादा नींद में रह रहे हैं। उसको नींद प्रॉपर नहीं कहेंगे, वो एक तरह का कंफ्यूजन नहीं होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी सोना है क्या करना है। तो इस तरह के अगर कोई लक्षण होते हैं तो आपको तुरंत ही मेडिकल इमरजेंसी जाके मिलने का जरूरत है। जो कोविड-19 पेशेंट्स का ध्यान दे रहे हैं घर पे, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो केयर गिवर्स हैं, उनको भी खासा ध्यान रखने का जरूरत है कि उनको हमेशा मास्क यूज करना है। जब भी आप कोविड-19 पेशेंट्स आपके घर में अगर है तो बेटर है कि सब लोग घर में मास्क यूज करें। अगर हर समय नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जब आप उस पेशेंट के कांटेक्ट में जा रहे हैं तब आपको मास्क यूज करना है। आपको अपने हाथ बार बार सैनिटाइज करने हैं, धोने हैं। पेशेंट के कांटेक्ट के बाद तो बिल्कुल धोना है। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपको पेशेंट, जैसे कई बार कोई ओल्ड पर्सन हो, वो खुद से उठ कर नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर आप उनको छू रहे हैं तो आपको ग्लव्स के साथ छूना है और उसके बाद में आपको ग्लव्स निकाल के अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं। ये ध्यान रखना है कि आपको खुद का भी टेम्परेचर रोज नापना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने भी एक्वायर कर लिया हो इन्फेक्शन। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना टेम्परेचर भी रेगुलर नापें और खुद का भी खास ध्यान रखें। कोविड-19 से जब रिकवर करते हैं तो कुछ चीजें थोड़े लंबे टाइम तक रह जा रही हैं, जैसे कि वीकनेस और सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी। तो मतलब अभी मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं जो कोविड पॉजिटिव हो गए, मैं खुद भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी। तो मेरा एज अ डॉक्टर, एज अ पेशेंट, दोनों ही उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वीकनेस जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, कम से कम 1-1.5 महीने तक वीकनेस रह रही है। और मेरे कुछ जो रिलेटिव्स हैं और दूसरे पेशेंट्स हैं, उन्होंने बताया कि सूखी खांसी बहुत ज्यादा हो रही है या बलगम वाली खांसी बहुत दिन दिन तक रह रही है। तो उसके लिए आप घरेलू उपचार भी ले सकते हैं, जैसे कि स्टीम इनहेलेशन करना है या
गार्गल करना है या आप काढ़ा वगैरह पीते हैं, वो सारा आपको, वो सब आप ले सकते हैं। वीकनेस अगर आपको है तो आपको डाइट आपकी अच्छी रखनी है, पानी पीते रहना है, मल्टीविटामिन वगैरह लेने हैं। अगर ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी आपको आपके घर में जो भी चीजें अवेलेबल हैं जो हेल्दी हैं, वो सारी चीजें लेनी है। और 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना है। अगर कुछ भी नहीं है आपके घर में, आप नहीं अफोर्ड कर सकते बहुत सारी चीजें, तो आपको खाना खाना है दिन में 5 से 6 बार इकट्ठे, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। कोई नशा नहीं करना है। स्मोकिंग, खास तौर से स्मोकिंग वैसे भी हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है, और हम सब देख ही रहे हैं कि कोविड-19 मोस्टली सेकेंड फेज में फेफड़ों को इन्वॉल्व कर रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी स्मोकिंग करके अपने फेफड़ों को वीक कर रखा है आपने, तो कोविड-19 का खतरा आपके लिए और बढ़ जाता है। तो जहां तक हो सके आप स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करें अभी। और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि स्ट्रेस नहीं हो रहा है, सभी को स्ट्रेस हो रहा है, सभी लोग डरे हुए हैं कि आगे क्या होगा, हमारे परिवार में सब लोग स्वस्थ रहें, इस बारे में सब लोग सोच रहे हैं। तो पर फिर भी कोशिश यही करनी है कि हमें तनाव नहीं लेना है। हम जिससे भी हम बात करके हमारा तनाव कम हो सकता है या हम बेहतर फील कर सकते हैं, वो कोशिश यही करनी है कि हम बिल्कुल कम से कम तनाव लें। ये ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंसिंग है वो फिजिकली रहे, आप अपने परिवार से इमोशनली बिल्कुल अटैच रहें, उस तरीके से बिल्कुल भी डिस्टेंसिंग नहीं करनी है। क्योंकि अगर तनाव वाली बात आ जाएगी तो फिर एक तो कोविड-19 से हम जूझ रहे हैं, साथ ही जो मानसिक समस्याएं हैं वो ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं। बट कुछ लोग जो इस चीज को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को किसी तरीके से कम कर सकते हैं, और बिल्कुल जैसे कि डॉक्टर राजेश ने बताया क्या क्या तरीके हैं, उनको फॉलो करके बिल्कुल आप अपना तनाव कम करने की कोशिश करें। ये हमें एंड में मैं यही बोलूंगी कि अभी हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ नहीं है, बट फिर भी हम कोविड-19 में एक दूसरे के साथ हैं। तो जो डिस्टेंसिंग है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हम इमोशनली एक दूसरे से अटैच हैं और हम इस लड़ाई में डेफिनेटली एक दूसरे के साथ हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही सहज भाव में सरल तरीके से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी के बीच साझा की गई। हम जानते तो बहुत कुछ है, एहतियात बहुत सारे बरत रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ निश्चित ऐसी चीजें आई है जिसका अभी तक हमारा कोई वास्ता उससे नहीं रहा है, और निश्चित ही सभी जानकारियां हम सभी के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। आज इस वेबिनार के माध्यम से भिन्न भिन्न एरिया से जुड़े सभी पुनर्वास व्यवसायी गण के माध्यम से समाज के सभी हिस्सों तक ये पहुंचेंगी। निश्चित ही हम सभी का लाभ होगा। कार्यक्रम अपने आगे के पड़ाव की तरफ अग्रसर है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में निश्चित ही कुछ अभिभावक के प्रश्न आए होंगे, सवाल आए होंगे। जैसे बीच बीच में आपने जैसे कहा कि ये प्रिकॉशन बरते जाए, ये सावधानियां रखी जाए। कुछ लोगों के बीच बीच में सवाल आया करते थे कि दवाई बताइए, दवाई बताइए, दवा बताई जाए, दवा कौन सी बताई जाए। इस तरीके की सारी चीजें हमारे बीच लोगों ने आज साझा किया है, शेयर किया है। प्रश्नोत्तर काल तथा फीडबैक हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय राजेश कुमार यादव जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुनर्वास अधिकारी सीआरसी गोरखपुर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप निश्चित ही कुछ अभिभावक के प्रश्न होंगे, सवाल होंगे, आप मैम से ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। आदरणीय राजेश कुमार जी। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तो आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रमुख वक्ताओं को मैं अपनी तरफ से सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से प्रणाम करता हूं, और साथ में इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी अभिभावकगण एवं रिहैब प्रोफेशनल्स, जो भी गणमान्य व्यक्ति आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को मैं हार्दिक नमस्कार करता हूं। और मेरा एक प्रश्न है जो किसी अभिभावक ने हमारे पूछा हुआ है, वो प्रश्न मैम से मैं पूछना चाहूंगा। इन्होंने पूछा है कि यदि हमें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान चेस्ट में पेन होता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, या चेस्ट पेन क्यों होता है, इस संदर्भ में जानकारी चाहते हैं। हमारे एक गार्जियन है, तो मैम से मैं चाहूंगा कि संदर्भ में कुछ जानकारी प्रदान करें। जी,
थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। देखिए, ऐसा है कि चेस्ट पेन सिर्फ एक सिम्टम नहीं है कोविड-19 का। चेस्ट पेन बहुत ही, मतलब जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही नॉन स्पेसिफिक पूछा है। तो जैसे कि हम सभी अभी जानते हैं कि कोविड-19 के मोस्टली जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं वो है कि सर्दी खांसी थोड़ी हो रही है, सूखी खांसी हो रही है, उसके साथ में और फीवर हो रहा है। आजकल 2 नए सिम्टम और ऐड हुए हैं, डायरिया और कंजंक्टिवाइटिस, जो आंख लाल होना। तो ये सारे सिम्टम है। साथ में अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो मोस्ट लाइकली ये कोविड-19 है। प्लस अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन में आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लॉकडाउन में भी चेस्ट पेन है, वो ये देखना जरूरी है कितना सीवियर है चेस्ट पेन वो। अगर चेस्ट पेन आपको लग रहा है तो आपको डेफिनेटली आसपास का जो भी आपका मेडिकल फैसिलिटी है वहां पे जाने का जरूरत है, क्योंकि किस उम्र में चेस्ट पेन हो रहा है वो देख करके हम बता पाते हैं। मतलब अगर यंग एज है तो कई बार घबराहट बेचैनी में भी चेस्ट पेन होता है, बट अगर पेशेंट थोड़ा सा ओल्ड है, 40s की तरफ है, तो हार्ट का प्रॉब्लम में भी चेस्ट पेन होता है, सीने में कोई और दिक्कत है तो भी चेस्ट पेन होता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आपको सिर्फ चेस्ट पेन है तो एक बार आप नियर बाय मेडिकल फैसिलिटी के पास चले जाएं कि एक बार स्टेथो लगा के वो चेक कर लें कि मतलब हार्ट आपका नॉर्मल है कि नहीं। बट आपको कोविड के साथ में अगर चेस्ट पेन है तो डेफिनेटली आपको इमरजेंसी में जाके दिखाने का जरूरत है कि आप कोविड पॉजिटिव है और चेस्ट पेन हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली कि आपका जो बीमारी है वो थोड़ा सिवियर हो रहा है। ये ऐसे मतलब ये चीजें मतलब पेशेंट को बिना देखे हम उतना अच्छे से नहीं बता सकते, बट जो मुझे आपका सवाल समझ में आया है वो यही है कि अगर आपका सीने में दर्द है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोविड-19 भी उसमें से एक हो सकता है। बट हम सिर्फ कोविड-19 को लेकर नहीं रह सकते, हमें नियर बाय मेडिकल फैसिलिटी में जाकर दिखाने का जरूरत है। थैंक यू मैम। हमारे एक अभिभावक हैं दूसरे, जिन्होंने पूछा हुआ है कि वैक्सीन के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं कि जैसे यदि हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो हमें बुखार हो जाएगा, कोविड के सिम्टम्स आ जाएंगे, बाद में उससे हम रिकवर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इस तरह की बहुत सारी गलत धारणाएं वैक्सीन के बारे में हैं। तो क्या हमको वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? हम वैक्सीन लगवा के क्या कोप अप कर सकते हैं यदि हमारी उम्र ज्यादा है? तो इस संदर्भ में इन्होंने जानकारी चाहिए मैम आपसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो वैक्सीन लगवाना अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमारा वैक्सीन ही हमें जो है वो जो कोविड अभी सेकेंड वेव थर्ड वेव चल रहा है आने वाला है, उसमें वैक्सीन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये जो चीज है कि आप कह रहे हैं कि वैक्सीन से फीवर आता है, बिल्कुल आता है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमारे बॉडी में कोई भी बाहर की चीज हम इंट्रोड्यूस करते हैं और जो भी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं, मतलब कि आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है जब वो एक्टिव होती है तो आपको फीवर तो आएगा ही। वैक्सीन भी उसी तरह का आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, वो आपके शरीर की इम्यूनिटी को थोड़ा बढ़ा रहा है। तो उस केस में फीवर आना क्वाइट नॉर्मल है, और ये फीवर 2 दिन में सब मैंने चला जाता है। ये इस फीवर से डर के वैक्सीन नहीं लगवाना ये बिल्कुल ही गलत है। बुखार बिल्कुल आता है, ज्यादातर लोगों को आता है, कई लोगों को नहीं भी आता है। तो बुखार आएगा नहीं आएगा ये आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है, उससे बिल्कुल भी ना डरें, वैक्सीन बिल्कुल लगवाएं। और अभी हमारे लिए वैक्सीन लगाना अभी तो और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि हमारे संसाधन कितने लिमिटेड हो चुके हैं। तो उस केस में आप बिल्कुल वैक्सीन लगवाएं, बिना कुछ सोचे वैक्सीन। थैंक यू मैम। हमारे एक अभिभावक और हैं, उन्होंने पूछा हुआ है क्योंकि हमारा फील्ड दिव्यांगता से संबंधित है और बहुत सारे दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे हमारे अभिभावकों के पास हैं जो कि अलग अलग दिव्यांगताओं से ग्रसित हैं। तो उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद से बता पाने में सक्षम नहीं है कि उनके अंदर समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो किसी बच्चे के अंदर कौन कौन से लक्षण देख करके हम ये समझ सकते हैं एज ए गार्जियन कि हमारे बच्चे में कोविड हो रहा है या नहीं हो रहा है? इस संदर्भ में इन्होंने जानकारी चाहिए। देखिए ऐसा है कि बच्चों में जो कोविड-19 का इन्फेक्शन हो रहा है वो मोस्टली जो है वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है। एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि उनमें ज्यादा लक्षण नहीं आते हैं। तो बच्चे मोस्टली अभी कैरियर का काम कर रहे हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी को हुआ है अभी और बच्चा उसके साथ खेल रहा था, फिर वो बच्चा आपके पास आया, फिर उसने आपको छुआ इधर उधर, तो आप वो एक तरह से सिर्फ कोविड-19 को इधर से उधर लेकर जा रहा है। तो मोस्टली बच्चों में बहुत ज्यादा लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। बच्चों में 90% केसेस में
बच्चे अपने आप मतलब थोड़ी बहुत दवा से ही ठीक हो जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अभी डरने का बात नहीं है। द सेकेंड थिंग इज कि बच्चों में फीवर हो रहा है, मोस्ट कॉमन फीवर हो रहा है और थोड़ी बहुत खांसी हो रही है, और वो फीवर भी मैक्सिमम 3-4 दिन में सबसाइड कर जा रहा है। तो अगर आपका बच्चा नहीं भी बता पा रहा है और उसको लेकिन बुखार आ रहा है, तो आप अभी यही समझें कि वो मोस्ट लाइकली कोविड है। और देखिए जो फाइनल है वो तो आरटीपीसीआर ही अभी बता रहा है कि टेस्टिंग के बाद में पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है वो। बट कई बार पर बच्चों में ऐसा मतलब सीवियरिटी वाला नहीं हो रहा है। 90% केसेस में बच्चे अपने आप रिकवर कर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत घर की दवाओं से, पैरासिटामोल से। तो अगर कोई भी दिव्यांग बच्चा भी है, नहीं भी बता पा रहा है ठीक से, तो भी आप फिर फीवर को ऑब्जर्व करें कि फीवर तो नहीं आ रहा है आपके बच्चे को। थैंक यू मैम। अब एक प्रश्न और है, हमारे एक अभिभावक हैं, उन्होंने पूछा हुआ है कि हमारे बच्चे के गले में 2 दिन से काफी खराश है और बुखार भी उसको है, चिड़चिड़ा व्यवहार कर रहा है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कोविड के लक्षण उत्पन्न हो रहे हों? इस संदर्भ में जानकारी चाहते हैं। बच्चे की उम्र देखिए, अगर बुखार और खराश है तो मोस्ट लाइकली कोविड ही हो सकता है। आपके घर में अगर किसी और को हुआ है या अगल बगल किसी और को हुआ है, तो अभी मोस्ट लाइकली यही है कि कोविड हो सकता है। तो आप नियर बाय जो भी हेल्थ फैसिलिटी है उनसे अगर बहुत ज्यादा बुखार है तो जाकर मिल लें, अदरवाइज आपका पैरासिटामोल घर में देने से भी बच्चे यूजुअली ठीक हो जा रहे हैं। तो आप कहाँ रहते हैं, आपके नियर बाय में कैसा हेल्थ फैसिलिटी है, वहां पे थोड़ा उसके अकॉर्डिंग आप अपना मतलब बच्चे का ध्यान रखें। अगर बहुत ज्यादा बुखार नहीं है तो घर पे ही इलाज करें जैसे कि मैंने बताया। बट आपको अगर लग रहा है कि नहीं बुखार ज्यादा है, नहीं कम हो रहा है, तो बिल्कुल एक बार नियर बाय जो भी बाल रोग विशेषज्ञ हो या जनरल फिजिशियन हो, उनसे जाके एक बार मिले। मोस्ट लाइकली कोविड हो सकता है। थैंक यू मैम। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, किंतु सारे प्रश्नों को समय अभाव के कारण हम कार्यक्रम में नहीं ले सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न मैं डॉक्टर राजेश से लेना चाहता हूं, क्योंकि यह प्रश्न मनोवैज्ञानिक पहलू से जुड़ा हुआ है। एक अभिभावक है हमारे, उन्होंने बोला है कि हमारे घर के आसपास कोविड-19 पॉजिटिव बहुत सारे मरीज हैं जो कि आइसोलेटेड होकर के अपने घरों में रह रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारा परिवार घबराया हुआ है कि कहीं हमारे घर के आसपास हैं तो कुछ ऐसे वायरस या बैक्टीरिया हमारे घर पे भी तो अटैक नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में इन्होंने जानकारी चाहिए। डॉक्टर राजेश से मैं चाहूंगा कि इसमें कुछ विचार दें सर। थैंक यू सर। एक्चुअली में अगर उनके घर के आसपास में कंटेनमेंट जोन बना हुआ है तो वहाँ पर सरकार की जो भी एसओपीज निर्धारित हैं, जो भी गाइडलाइन निर्धारित हैं, उसके तहत तो वहाँ पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उस परिवार को अपनाना होगा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की गाइडलाइन हमारे सीआरसी गोरखपुर की जो फेसबुक आईडी है उस पर उपलब्ध है। आप उस फेसबुक वेबसाइट पर जा करके आप वहाँ पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में अच्छे से देख सकते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें कि फ्रिक्वेंटली आपको हाथों को सैनिटाइज करना है, हाथ को धोते रहना है, मास्क का उपयोग करना है, अनावश्यक रूप से आपको बाहर नहीं निकलना है और घर में ही रहते हुए अपनी सारी एक्टिविटीज़ को संपादित करना है, जिसमें आपकी जो दैनिक दिनचर्या होनी चाहिए वो योगा, एक्सरसाइज और अच्छे खान पान के साथ होनी चाहिए नॉर्मली। सर धन्यवाद सर। एक अंतिम प्रश्न मैं लेना चाहूंगा। हमारे एक अभिभावक हैं, उन्होंने बोला है कि हमारा बच्चा श्वलीन है, उसे कोविड से अप्रोप्रिएट व्यवहार बहुत सारा हम समझाते हैं, रहने के लिए कहते हैं, लेकिन उसका वो पालन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये सांवेगिक रूप से काफी तनाव में रहते हैं गार्जियन से। उस हेतु तो आप सिंपल 2-3 लाइन का एक इन्हें टिप्स देते हैं सर। धन्यवाद सर। ऐसे स्वालीन बच्चे के साथ तो जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि उसको हम किस तरीके से ये कोविड-19 से संबंधित चीज़ों के बारे में बतलाएं। लेकिन काफ़ी हद तक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते हैं। यदि कोई बच्चा ऐसा पालन नहीं कर पा रहा है तो वैसी परिस्थिति में अभिभावक को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभिभावक स्वयं उस एसओपीज का पालन करे, कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर को खुद पर इम्प्लीमेंट करे और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ करे। अगर परिवार के सारे सदस्य और अभिभावक कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर बच्चा भी थोड़ा सा कॉपिंग करने का कोशिश करेगा। अगर नहीं भी कर पा रहा है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। अपने तरीके से इस प्रकार की समस्या को निपटने की आवश्यकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज के दोनों वक्ताओं को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे गार्जियंस के सभी प्रश्नों का बखूबी उत्तर दिया है और हमारे गार्जियंस जो है जरूर लाभान्वित होंगे आप लोगों की जानकारियों के द्वारा। यहाँ पर मैं अपने अभिभावकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जिन अभिभावकों के प्रश्नों का जवाब हम यहाँ पे नहीं ले पाए हैं अपने प्रमुख वक्ताओं से, तो हम उनके प्रश्नों का जवाब जरूर ईमेल के माध्यम से सीआरसी गोरखपुर की तरफ से उनके घर पर उनके मेल आईडी पर जरूर भेज देंगे। और इसी के साथ दोनों वक्ताओं का धन्यवाद करते हुए मैं आगे की तरफ कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए अपने बड़े भाई श्री नागेंद्र पांडे सर को निवेदन करूंगा कि आप कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाएं। श्री नागेंद्र पांडे सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समापन की तरफ अग्रसर है, समय हो चुका है। मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा हम सभी के बड़े भाई श्री अरविंद कुमार पांडे सर, विशेष शिक्षक सीआरसी गोरखपुर को, कि वो आए और कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी सम्मानित अतिथिगण, वक्तागण तथा कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे दिव्यांगजन, अभिभावक गण तथा पुनर्वास व्यवसायी गण सबके प्रति आभार ज्ञापित करें। आदरणीय अरविंद जी। धन्यवाद सर। इस वेबिनार को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी का मैं सीआरसी परिवार की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैडम श्री राजेश जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। सर, आपने इस कोविड-19 गैर गंभीर मामलों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विस्तार से सबको बताया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीआरसी गोरखपुर के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री रवि कुमार जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को की शुरुआत में अपना संबोधन दिया है। मैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग संस्थान देहरादून के निदेशक और सीआरसी गोरखपुर के प्रभारी निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिनके निर्देशन में ये वर्कशॉप लगातार संपन्न हो रही है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिसने सहयोग दिया है हमें, बैनर फ्लायर से लेकर के सोशल मीडिया तक अपडेट करने में, मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस वेबिनार को सक्सेस बनाने में अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग दिया है। आज के कार्यक्रम के समन्वयक श्री नागेंद्र पांडे जी, सह समन्वयक श्री राजेश यादव जी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी पुनर्वास व्यवसायिक, अभिभावकगण, दिव्यांगजन और उनके माता पिता तथा उनके भाई बहन जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और इस कार्यक्रम को जुड़ करके सफल बनाया है, सबको मैं सीआरसी परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। सभी की क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से एवं समग्र शिक्षा अभियान जनपद कुशीनगर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह जन जागरूकता कार्यक्रम अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन कर रहे डॉक्टर हिमांशु दास सर, सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद का प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ कार्यक्रम में अन्य वक्ता के रूप में तथा सम्मानित वक्ता के रूप में आदरणीय राजेश कुमार जी, डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्रिस्ट एम्स गोरखपुर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। आपने बड़े ही सरल ढंग से, सरलतम भाव से जिस तरीके से सारी टिप्स को हमारे बीच साझा किया है, दिया है, जानकारियों को हमारे बीच प्रस्तुत किया है, काबिले तारीफ है। मैं जितनी भी प्रशंसा करूं शायद कम होगा। आज यह कार्यक्रम अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। आप सभी के द्वारा प्रदान की गई जानकारियां हम सभी को सुलभ हो सकी और निश्चित ही इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे कृष्णा जन कल्याण संस्थान तथा बजरंगी सिंह शिक्षा समिति महाराजगंज से जुड़े पुनर्वास व्यवसायी गण तथा जनपद कुशीनगर से जुड़े सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत पुनर्वास व्यवसायी गण, आप सभी का हृदय से एक बार आभार ज्ञापित करता हूं। कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और कार्यक्रम के माध्यम से आपने जो
शालीनता के साथ जो जानकारियों को आत्मसात किया है अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक लिंक चैट बॉक्स में डाली जा चुकी है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप फीडबैक लिंक जरूर भरें, जिससे आज आपकी उपस्थिति हमारे साथ दर्ज हो सके और हम आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन आपके साथ मिलकर के करते रहेंगे, जिससे ऑनलाइन माध्यम से सीआरसी गोरखपुर परिवार आज पूर्वांचल के भूभाग पे स्थित भारत सरकार की मंशा के अनुरूप क्या कर रहा है, जन कल्याण हेतु, जनहितार्थ हेतु तथा आने वाली समस्याओं के निदान हेतु, इन सभी से आपको ऑनलाइन माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद का बहुत बहुत आभार आप सभी के प्रति। इसी के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। तो कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। फीडबैक लिंक अभी बनी रहेगी, आप उसे अवश्य फिल करें, जिससे कि आपकी उपस्थिति आज हमारे साथ दर्ज हो सके। इसी के साथ कार्यक्रम से विदा लेता हूं तथा कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपके प्रति सीआरसी गोरखपुर परिवार की।